नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम विशेष करके जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है संस्कृत विभाग की 4 अगस्त को, उसके फर्स्ट पेपर के लिए डिमांड है कि भाई जो संख्या पद्धति है उस पर कोई वीडियो बनाया जाए। मोहन जी ने डिमांड की है। तो पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। हमें गणना के लिए काम में लेते हैं प्राकृत संख्याओं को। गणना के लिए कोई चीज कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या है, ये अनंत तक चलेगी। यहाँ पे 3 4 बिंदु बाद में लगा दिए, इसका मतलब ये अनंत तक चलेगी। बहुत सारी प्राकृत संख्याएं वो होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 8 9 10 यहीं तक है, बहुत अनंत तक है, खूब सारी प्राकृत संख्या है। तो ये तो हो गई बात प्राकृत संख्या की। अब किसी व्यक्ति के पास जैसे 10 बोरी गेहूं था, फिर उसने काम नहीं किया, तो काम नहीं किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो तो कम होता गया, 10 का 9 8 6 7 और 1 पे आ गया। उसके बाद तो वो 1 बोरी भी खा गया। अब 1 बोरी भी खा गया तो उसके पास तो रहा तो कुछ नहीं। तो ये प्राकृत जो संख्या है, ये जो प्राकृत संख्या है उसमें तो 1 से गणना है, उसको बताना तो बताना उसको कैसे कि उसके पास संख्या है। अब कितने बोरी जो बाजरी या गेहूं है, तो अब उसके लिए क्या किया कि ये संख्या तो कम पड़ रही, उसको पूरा करने के लिए जब कुछ है ही नहीं उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसको व्यक्त करने के लिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया पूर्ण संख्या का। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी, जो भी प्राकृत संख्या थी उसमें कमी रह गई थी किस चीज की, जीरो की। जब उसके पास बोरी थी नहीं खाने के लिए तो उसको बताएगा कैसे कि कितनी है लिख के, ठीक है, तो वो जीरो लगा दिया। अब जीरो, इस जो प्राकृत संख्या थी उसमें जीरो मिल गया तो क्या हो गया, पूर्ण हो गई संख्या, इसलिए उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी में ऑल नंबर्स बोलते हैं, W से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से। अब देखो प्रश्न ये आए कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। वो सारी की सारी इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही, सारी दिख रही है, इसका मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसका उल्टा पूछ ले कि क्या सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या हैं, तो सारी पूर्ण में 0 भी आती है और 0 प्राकृत में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, सारी नहीं। 0 के अलावा बाकी है वो प्राकृत हैं, लेकिन 0 है वो प्राकृत नहीं। तो प्रश्न बने तो इसका ध्यान रखना। इसमें 0 एक्स्ट्रा है, प्राकृत संख्या में 0 मिलाने पे संख्या पूरी हुई, इसलिए पूर्ण संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये तो हो गई बात कि जब उसके पास था ही नहीं, फिर क्या किया उसने, और भी कुछ काम नहीं किया। उसके पास जो बाजरा या गेहूं था खाने के लिए वो तो उसने खर्च कर लिया। अब उसके पास तो था नहीं कुछ, तो उसने क्या किया, अपने भाई पड़ोसी उनसे क्या उधार लेके खाना स्टार्ट किया। तो अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तब तो हो गया 0। लेकिन अब तो इसने उधार ले लिया, उसको कैसे बताएगा, यानी उधार लिया इसका मतलब उसका खाता तो क्या है, माइनस में चल रहा है। तो माइनस में चल रहा है खाता, उसको बताने के लिए पूर्ण संख्या में तो माइनस में कोई संख्या है नहीं। पूर्ण संख्या में तो क्या बताता है कि हाँ तेरे पास कुछ है, ये नहीं है तो ये, लेकिन उधार लेके वो तो काम कर रहा है, उसको तो माइनस में खाता चल रहा है। तो इसके लिए संख्या लिया है, माइनस वाली भी इसमें जोड़ दी, और माइनस में वाली संख्या इसको जोड़ने के बाद इसका नाम दिया पूर्णांक संख्याएं। क्या नाम दिया, पूर्णांक संख्याएं। तो अब पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृत संख्या और शून्य। प्राकृत संख्या में शून्य मिलाने पे क्या बन गई थी, पूर्ण संख्या। तो जो भी पूर्ण संख्या है उसमें ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो देखो सबसे पहले ये प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या है, 0 मिलाने पे ये पूर्ण हो गई। लेकिन इससे भी काम चला नहीं, हम तो उधार लेके काम करने लगे, माइनस में खाता रखने लगे, इसलिए इन माइनस वाली संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या है, ये धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक। तो धनात्मक भी अनंत तक और ऋणात्मक भी अनंत तक, और उसके अलावा क्या है, 0 न धनात्मक है और न ही
ऋणात्मक है। इसका मतलब पूर्ण अंक कब हुए? जब उसमें धनात्मक भी आ गई, जब उसमें ऋणात्मक भी आ गई और जब उसमें जीरो भी आ गया, तब ये संख्या क्या हो गई? पूरी। इसलिए उनको पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूर्णांक तो हो गया कंप्लीट। फिर सम संख्या क्या है? तो सम संख्या है वे संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, दो का पूरा पूरा भाग जाता है, वो सम संख्या। यहां पे मैं लिखूं 3, 4, 5, 6, ये संख्या ली, इसमें दो का भाग देकर देखो, 3 में दो का पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी तो 4 होता है। इसका मतलब ये जो 3 था वो क्या है? नहीं है सम संख्या, तो 3 को यहां से हटा देते हैं। चलो, फिर क्या है? 4, 4 में 2 का भाग देकर देखो, जाता है पूरा पूरा? कितनी बार जाता है? 2 बार। इसका मतलब जो 4 है वो हमारी क्या है? सम संख्या है। अब 5 में 2 का भाग देकर देखो, जाता है क्या पूरा? भाई 2 का भाग 2 बार जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा ना, तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। इसका मतलब 5 भी क्या है? सम संख्या नहीं। फिर 6 में 2 का भाग दो तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, इसका मतलब 6 में भी क्या है? 2 का भाग जा रहा है, तो 6 भी क्या है? सम संख्या। तो बस देखना है 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या। तो कौन सी है? देखो 2, 4, 6, 8, इसके आगे भी होगी 10, 12, इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्याएं। तो बस देखना है 2 का पूरा पूरा भाग जाए और शेषफल 0 रहे, या फिर पॉइंटों में संख्या नहीं आनी चाहिए। आप कहने को तो 3 में 2 का भाग दे दोगे और लाओगे 1.5, तो 1.5 पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ये पॉइंटों में संख्या आ गई, इसलिए ये नहीं। तो पूरा पूरा भाग देखना है, तो पूरा भाग किस में जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलती रहेगी अनंत, तो ये संख्या है सम। अब 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो तो सम हो गई। जब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो कौन सी संख्या होगी? तो वो होगी विषम। तो वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, क्या है? विषम संख्या है। देख लो 1, 3, 5, 11, 17, ये सारी की सारी है वो क्या है? विषम संख्या है। तो इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे अनंत तक चलेगी ये संख्या भी, तो ये हो गई विषम संख्या है। अब जैसे 11 है, 11 में भाग देकर देखो 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, शेषफल क्या रहा? 1, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, तो शेषफल यहाँ 0 होता तब तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन शेषफल क्या आ गया? 1, तो पूरा पूरा भाग जाता नहीं, इसका मतलब क्या है? विषम है। ठीक है, मैं एक सम संख्या का उदाहरण लूं, जैसे 10 है, 10 में 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 5 बार। 2 पंजे 10, क्या बचा? शेषफल 0। तो यहाँ पे शेषफल 0 है, इसका मतलब भाग पूरा पूरा गया, तो ये जो 10 थी वो क्या है? सम संख्या। इधर भाग पूरा पूरा नहीं गया क्योंकि शेषफल बच गया है। ठीक है, 0 नहीं बचा है, यहाँ शेषफल कुछ न कुछ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? शेषफल कुछ न कुछ क्या? 1 बचेगा। ठीक है, 2 का भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये क्या है? विषम। तो सम में 2 का पूरा पूरा भाग, शेषफल 0। विषम में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, शेषफल 1 बच जाता है, तो वो क्या है? विषम। फिर देखो, मुख्य रूप से डिमांड थी कि अभाज्य संख्याएं वह क्या होती है? तो वे संख्याएं जो खुद स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे 2 लूं, तो 2 में किसका भाग जाता है? पूरा पूरा 1 का जाता है, और 2 में किसका भाग जाता है? 2 का जाता है। और किसी संख्या का भाग जाता है क्या? पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब ये संख्या 2 है, वो 1 तो 1 से विभाजित होती, 1 का भाग जाता है और 2 का भाग, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। इसका मतलब 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये देख लो, 2 अभाज्य संख्या आ गई। अब नेक्स्ट और लेते हैं 3। 3 में किसका भाग जाएगा? 1 का तो हर एक संख्या में भाग जाता है। ठीक है, तो 1 का तो 3 में जाएगा भाग। ठीक है, और 2 का जाता है क्या? नहीं जाता, 3 का जाता है। तो इस 3 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 और 3 का। एक तो 1 का और 1 3 मतलब खुद का। तो किसी भी संख्या में
एक और खुद स्वयं अपनी संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी का नहीं जाता है, तो वो क्या होती है? अभाज्य। इसका मतलब 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या हो गई। तो ये 3 हो गई अभाज्य संख्या। फिर देखो 4 को, देखो उदाहरण देते हैं। 4 में किसका भाग जाता है? तो किसी भी संख्या में 1 का तो जाता ही, तो 1 तो आंख बंद करके लिख लो, 1 का जाएगा। फिर 4 में किसका जाता है? 2 का भी पूरा पूरा जाता है, 2 का 2 बार जाता है। फिर 3 का जाता है क्या? नहीं। फिर 4 का भी जाता है। तो यहां पे 1 का भी जाता है और खुद का भी जाता है, इसके अलावा किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो अभाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें 1 और खुद के अलावा और किसी का नहीं जाता हो। इसका मतलब इसमें तो 1 और 4 के अलावा और किसका भाग जाता है? यहाँ पे 2 का जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 5 में चेक करो, 5 में किसका भाग जाएगा? भाई 1 और खुद का तो हर एक संख्या में जाता है, तो 1 और 5 का जाता है। अब बाकी वाला चेक कर लो, 2 का जाता है? नहीं। 3 का जाता है? नहीं। 4 का जाता है? नहीं। इसका मतलब 1 और खुद का ही जाता है, और तो किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। फिर 6 में किसका जाएगा? 1 और 6 का तो जाएगा ही, 1 और 6 का तो जाएगा ही। इसके अलावा चेक करोगे तो 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो वो 6 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 7 में देखोगे तो 7 में 1 और 7 के अलावा और किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 7 अभाज्य संख्या है। फिर 11 में देखोगे तो 11 में 1 और 11 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए अभाज्य संख्या है। 9 में देखोगे तो 9 में 1 और 9 का तो जाएगा ही, भाई संख्या खुद और 1 का तो हर एक संख्या में भाग जाता है, तो किसका नहीं, इसमें और किसका जाता है वो देखो, 3 का जाता है 9 में। इसका मतलब इसके अलावा भी संख्या का जाता है, इसका मतलब 9 अभाज्य संख्या नहीं। तो ये तो हो गई अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य या रूढ़ संख्या विषम होती है। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं भी है। ठीक है। तो 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, वो क्या है? सम है, बाकी सब विषम है। देखो 3 भी विषम है। विषम मतलब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 7 में भी नहीं जाता है 2 का पूरा, 11 में भी नहीं जाता है, 13 में भी नहीं जाता है, 17 में भी नहीं जाता है, अगली 19 होगी उसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें वो क्या है? सम है। ठीक है। तो ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और कोई बड़ी संख्या हो जाए कि तो आप अभाज्य संख्या का कैसे मालूम करो कि है क्या नहीं है? जैसे 97 है, तो आपको देखना है कि 97 से बड़ी आसपास जो वर्ग देखना है। ठीक है ना। देखो 9 का वर्ग क्या होता है? 81, तो इससे कम है। 10 का वर्ग क्या होगा? 100। तो 97 से जस्ट बड़ा वर्ग कौन सा है? 10 का। 10 का वर्ग होता है 100। अब 10 का वर्ग 100 होता है, तो अपने को 10 तक की संख्याएं चेक करनी है कि इसमें भाग जाता है नहीं। 1 का तो सब में जाता ही है, चेक करने की जरूरत नहीं। 2 का इसमें नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। देखो पीछे विषम संख्याओं में क्या होती है? पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 होगी, और सम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। तो सम संख्याओं में ये पीछे वाला अंक होगा, इसका मतलब 2 का भाग जाता है, और विषम संख्याओं में ये इकाई का अंक या पीछे वाला अंक होगा, इसका मतलब ये विषम है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 97 में 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर चेक करोगे 3 का, तो 3 का भाग देकर देखोगे तो 3 का भाग भी इसमें जाता नहीं है पूरा पूरा। ठीक है। चेक कर लेना आप लोग देख करके। फिर इसी तरह 4, जब 2 का ही नहीं जाता है तो 4 का कैसे जा सकता है? फिर 5 का भाग जाने के लिए पीछे वाला या तो 5 हो या 0 हो, तो 5 का जाएगा नहीं। फिर 6, इस तरह 10 तक चेक करना। अगर 10 तक की संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाता है तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगर चला जाए तो भाज्य संख्या। ठीक है। तो बड़ी संख्याओं को इस तरह चेक करना है। कैसे चेक करना है? इस बड़ी संख्या से जस्ट बड़ा वर्ग किसका है? 10 का वर्ग भाई 100 होता है, भाई 9 का तो इससे कम है, 10 का 100 होता है, तो बस 10 तक की संख्या चेक कर लो। तो ये तो हो गया अभाज्य संख्या। अब भाज्य इसका उल्टा,
वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या वहां पे भी जो समझाया था उसमें भी मैंने भाज्य का बता दिया था। तो देखो 4 है, 4 में 1 और 4 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, और किसका जाता है 2 का, तो इसका मतलब भाज्य है। फिर 6 है, 6 में 1 और 6 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा किसका जाता है 2 और 3 का भी जाता है, इसका मतलब भाज्य है। फिर 8 है, तो 8 में किसका जाता है 1 और 8 का तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा 2 का भी पूरा पूरा जाता है 4 बार। फिर 3 का जाता नहीं, 4 का भी जाता है 2 बार, इसका मतलब ये भी क्या है भाज्य। तो भाज्य वह हैं संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा और संख्या का भी भाग जाना। तो अब आप भाज्य और अभाज्य में देखना यही है कि एक और खुद का तो जाता ही है भाग, आपको तो उसके अलावा देखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे चेक करना है मेरे को 9 को, तो 9 में क्या है, क्या चेक करूंगा मैं भाई, 1 और 9 का भाग देकर चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये तो जाना ही जाना है। अब 1 और 9 के अलावा और किसी का जाता है क्या भाग, वो देखना है। तो इसमें 3 का जाता है और इसलिए क्या है भाज्य। अगर और किसी का नहीं जाता होता तो अभाज्य। तो मैं समझता हूं भाज्य और अभाज्य आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। अब एक और प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे मैंने यहाँ 2 बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक न तो अभाज्य संख्या और नई भाज्य संख्या में आती है। एक न भाज्य संख्या और नई अभाज्य संख्या, इस बात का ध्यान रखना। और क्या है, अब पूछेगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3, क्योंकि 2 है वो सम है, और एक मात्र ऐसी 2 संख्या है 2 जो सम होते हुए भी अभाज्य है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम है। इसके अलावा भाज्य संख्या में पूछे कि सबसे छोटी, तो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। और भाज्य संख्या सारी की सारी क्या है, सम है। भाज्य संख्या सारी की सारी क्या है, सम। सम है क्या, नहीं होगी, ठीक है। सम तो वो होगी जिसमें 2 का भाग जाएगा। देखो यहाँ पे 9 क्या है, तो ये 9 है, इसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का तो जाता नहीं। तो भाज्य संख्या है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्याएं 2 के अलावा सारी की सारी क्या है, विषम है। अब नेक्स्ट क्या है, एक इसका ध्यान रखना है कि एक को न तो भाज्य में शामिल करना है न ही अभाज्य में। तो 3 प्रश्न बनते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और एक न तो अभाज्य संख्या, क्योंकि ऑप्शन दे दे सारी अभाज्य संख्या और बोले कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 1 नहीं होगी। या निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, बाकी तीनों की तीनों भाज्य दे दे और 1 दे दे, तो वो भाज्य भी नहीं है 1। फिर है युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, तो जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य, तो ये इनका जोड़ा बन गया, तो ये युग्म अभाज्य। देखो 3 और 5, इनके बीच का अंतर क्या है, 2, तो 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 3 के अलावा और किसी का जाता नहीं, और 5 भी अभाज्य, 1 और 5 के अलावा और किसी का पूरा पूरा भाग जाता नहीं, तो ये हो गई युग्म अभाज्य। और भी संख्या हो सकती है। फिर है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, या फिर जिसे कहते हैं जिसका मसअप 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे मैं यहाँ पे देखूं 4 और 9, अब 4 के मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। 9 के करूंगा तो 3 × 3। तो देखो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें 2 है लेकिन इस वाले में 2 कहीं नहीं, इसमें 3 है तो ऊपर वाले में 3 नहीं। इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं। मतलब 4 और 9 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भाग दोगे तो जाएगा, लेकिन और कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जिनका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वो सहभाजी। अब 12 और 25 में देख लेना, अब गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 3 × 2 × 2 12, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5,
तो इनमें भी कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं, दोनों में नहीं। 3 दोनों में है क्या? नहीं। 2 दूसरे वाले में नहीं, 5 ऊपर वाले में नहीं, इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 12 और 25 दोनों में पूरा पूरा जाता हो, इसलिए ये दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूं। अब नेक्स्ट संख्या की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में। अब देखो P/Q, इसका मतलब क्या है? भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे समझो, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q क्या है? जो भाग के ऊपर संख्या लिखी है वो अंश है, और नीचे क्या है? हर है। और दोनों P और Q दोनों, यानी अंश और हर दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब क्या हो सकता है? पूर्णांक क्या होता था? हमने देखा था कि 0 भी पूर्णांक होता है, और धनात्मक संख्या सारी 1 2 3 वो भी पूर्णांक होती है, और ऋणात्मक संख्या सारी -1 -2 -3 वो भी क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो अब यहाँ पे कोई भी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक या 0। लेकिन जो हर है, यानी जो Q लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है नीचे, वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहां पे उदाहरण दे रखा है, देखो 3/4, तो 3/4 में देखो क्या है? 3 पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक संख्या, और 4 भी पूर्णांक है, ये भी धनात्मक है, तो दोनों पूर्णांक है, और हर में क्या है? 4 है, 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? 3/4 है, वो परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, -3/4 में लिखूं तो माइनस वाली संख्या -3 है, ये भी क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर या पूर्णांक। फिर +4 वाली संख्या, ये भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये दोनों अंश और हर में पूर्णांक है, और हर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, ये भी। फिर नेक्स्ट, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि -3 बटे, या फिर -3/-4, तो -3 भी क्या है? पूर्णांक। -4 भी क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। फिर और मैं ऊपर वाले को प्लस का 3 रखता हूं। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर +3 नीचे -4, तो ये दोनों भी क्या है? पूर्णांक, और हर में 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या। अब मैं यहाँ पे हर में कर दूं 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर देखो और संख्याएं क्या क्या थी, यहां पे देखो 0 लिखा हुआ है, तो 0 परिमेय संख्या का उदाहरण बता रहा है। तो 0 को क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। 0 को मैं लिखता हूं 0/1, तो देखो अंश और हर दोनों में पूर्णांक हो गया, इसका मतलब 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर मैं लिखूं 1, सिर्फ 1 लिखूं, तो 1 को भी क्या लिख सकता हूं मैं? 1/1, इसका मतलब सिर्फ अकेला 1 है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, मैं सिर्फ लिखूं यहाँ पे -2, तो -2 को भी क्या लिखता हूं मैं? -2/1, यानी किसी भी संख्या, ये नॉर्मल है, कोई भी पूर्णांक है, उसको भाग के रूप में 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है? परिमेय। यानी सारे के सारे जो पूर्णांक है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि उनको भाग के 1 के रूप में, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं -5, तो -5 भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूं। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या। फिर क्या है? अब देखो दशमलव में संख्या दे रखी है 2.3, ये भी परिमेय संख्या बता रहा है, क्योंकि इसको भी P/Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं। ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 10, तो 23/10 हो जाएगा। 23 भी पूर्णांक और 10 भी पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गई परिमेय संख्या। तो ये सारे के सारे क्या थे? परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अब परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवृत्ति। जैसे अब देखो यहाँ पे 3/4 है, वो क्या है? परिमेय संख्या है।
तो 3/4 में 3 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है 0.75, यानी भाग चला जाता है और पॉइंट में 75 आ जाता है, उसके बाद शेषफल 0 आ जाता है। तो ये क्या है, सीमित या शांत, हम लोग शांत बोलते हैं किसी संख्या में। जैसे मैं यहाँ पे 3 में 4 का भाग देना है, तो मैं 3 में 4 का भाग दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, 3 में तो जाता नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 लगा के दशमलव लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 लग जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 4 सत्ते 28, क्या बच जाएगा 2। चूंकि मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया था तो अब 0 तो अपने आप आ जाएगा, क्या हो गया 20। 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 4 पंजे 20 हो गया और शेषफल रहा 0, यानी शेषफल यहाँ पे क्या आ जाता है 0। तो इसको बोलते हैं शांत। भाग देते देते बाद में जब शेषफल 0 हो जाता है तो शांत बोलते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ तो होती है शांत, अभी हमने देख लिया। और अब दूसरा और उदाहरण देखते हैं। उसने लिखा है अशांत असीमित आवर्ती। असीमित आवर्ती की बजाय हम बोलेंगे यहाँ पे अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत, यहाँ तो शांत होती है, भाग देने पर शेषफल 0। अशांत कौन सी होती है, जैसे मैं अब 11 में 3 का भाग देना है, तो 11 में 3 का भाग दो। 11 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 3 9 बच जाएगा 2। 2 में 3 का जाता नहीं भाग, तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तब 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर क्या बचेगा, वापस 2, वापस 20 हो जाएगा, वापस 6 बार जाएगा, तो ये 18 आएगा। इस तरह 2 बचता रहेगा और 0 लगता रहेगा। इसका मतलब अब तो इसका अंत है ही नहीं कहीं, क्योंकि शेषफल 0 आना ही नहीं। यहाँ पे पीछे क्या है, 3.66666 आता रहेगा, और यहाँ पे भी शेषफल है क्या, हमेशा 2 आता रहेगा। तो ऐसी संख्या क्या होती है, अशांत। अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब अब संख्या क्या है, जो शेषफल है बार बार 2 ही आ रहा था, तो यहाँ पे संख्या 6 6 6 6 ये बार बार आ रही। जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट हो सकती है 4 5, वापिस 4 5 संख्या वो की वो आए, इस तरह भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या या तो होती है शांत या होती है अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो जो पॉइंटों के रूप में दे रखी हो तो भी आप चेक कर सकते हो। अब भिन्न है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि भिन्नी तो p बटे q अंश बटे हर के रूप में क्या लिखी जाती है, भिन्नी लिखी जाती है, इसलिए परिमेय संख्या होती ही होती है। तो परिमेय संख्या मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा, ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे वो आया नहीं। तो अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और p और q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर लिख सकते हैं तब तो है परिमेय, और नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या है, अपरिमेय, बस उसका उल्टा। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या है जिनको नहीं लिख सकते हैं, √2। √2 आप निकालने जाओगे तो आएगा 1 पॉइंट, और पॉइंट में आएगा सारा मामला, बहुत आगे तक चलेगा, ठीक है। ये √15 है, यहाँ 5 की घात 1/3 है, यहाँ पाई। पाई का मान आप जो 22/7 लिखते हो वो लगभग मान है, तो आप समझो कि 22 और बटे 7, तो 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो 22/7 तो क्या हुई, परिमेय संख्या हुई, क्योंकि p बटे q के रूप में अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं है, क्योंकि 22/7 उसका लगभग मान है, कंप्लीट मान नहीं है। कंप्लीट पाई का मान क्या होता है, बहुत पॉइंटों में आता है, 3.141, और इस तरह आगे बहुत चलता है। तो यहाँ पे जो संख्या है पॉइंट के बाद आगे अनंत तक चलती रहती है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होती, आवृत्ति नहीं होती, बार बार वो ही नहीं आती। तो बार बार वो नहीं आती, या तो शांत हो या अशांत आवृत्ति हो तब तो परिमेय होती है, लेकिन बार बार आती नहीं है, आवृत्ति नहीं हो, यानी अशांत अनावृत्ति हो, तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई है वो अपरिमेय, रट लेना, याद कर लेना, पाई क्या है, अपरिमेय। लेकिन 22/7 की बात बोले तो वो क्या है, परिमेय संख्या।
अंडरूट के अंदर भी देखो, अंडरूट 2 अपरिमेय, अंडरूट 3 अपरिमेय, अंडरूट 4 ये मत बोलना कि अपरिमेय है। अंडरूट 4 को क्या लिख सकते हो 2, और 2 को क्या लिख सकते हो 2/1। इसका मतलब अंडरूट 4 है वो क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। ठीक है, तो अंडरूट 4 को छोड़ो। फिर अंडरूट 5, अंडरूट के अंदर 5 अपरिमेय, अंडरूट 6 अपरिमेय, अंडरूट 7 अपरिमेय, अंडरूट 8 अपरिमेय, फिर अंडरूट 9। अंडरूट 9 क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 3 को क्या लिख सकते हो 3/1। मतलब अंडरूट 9 है क्या है, परिमेय। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अंडरूट के अंदर जिसका वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा, ठीक है, वो तो है परिमेय, और नहीं निकलता है वो अपरिमेय। फिर आगे देखोगे तो इसके बाद अंडरूट 16 है ना, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो ये परिमेय होगी, बाकी अंडरूट 15 तक अपरिमेय होगी। फिर अंडरूट 25 है वो क्या होगी, परिमेय होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है वो परिमेय होती है और बाकी सब अपरिमेय। तो पाई और अंडरूट के अंदर की संख्या, अंडरूट के अंदर भी ध्यान रखना कि जिसका वर्गमूल पूरा आता है वो नहीं। अब जैसे अंडरूट 2, अंडरूट 3, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत और अनावृति। अनंत मतलब अशांत, चलता ही रहता है, और अनावृति। अब एक मैं उदाहरण देता हूं अनावृति और अशांत का। जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिखूं 1, 4.1, फिर 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 1। अब यहाँ पे देखो संख्या कोई रिपीट हो रही है क्या, 1। अब 10 गिनो तो आगे 11 है। ठीक है, 101 गिनो तो यहाँ पे 101 हुआ, लेकिन वापस आगे कोई 101 एक रिपीट हो नहीं रहा है, तो ये बार बार नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अशांत है, आगे तक चलता है, लेकिन अनावृति, आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति मतलब बार बार आना, तो बार बार नहीं आता है, मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय और अपरिमेय के बाद आती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दे तो दोनों वास्तविक संख्या कहलाती। इसमें परिमेय भी आ जाएगी और अपरिमेय भी। जैसे 4 है तो 4 क्या है, परिमेय, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं। 6 क्या है, 6/1 परिमेय। 2 क्या है, 2/1 परिमेय। लेकिन अंडरूट 7 क्या है, अपरिमेय। फिर प्लस का 4 क्या है, परिमेय, क्योंकि प्लस 4/1 लिख सकते हैं। माइनस का 2 क्या है, परिमेय, -2/1 लिख सकता हूं। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय सारी की सारी शामिल है। तो वास्तविक संख्या कौन सी है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के जो संख्या कहलाती है वो वास्तविक होगी। अब क्या है, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है वो काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे क्या देखो, अंडरूट के अंदर माइनस का 2, तो अंडरूट के अंदर जो माइनस की संख्या है वो काल्पनिक होगी, कोई भी संख्या हो। अंडरूट के अंदर जैसे -6 लिख दूं तो ये काल्पनिक है। अंडरूट के अंदर धनात्मक है वो तो क्या होती है, जैसे अंडरूट के अंदर मैंने 2 लिख दिया तो ये तो क्या है, अपरिमेय। और अपरिमेय क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक होती है, तो अंडरूट 2 तो वास्तविक है। लेकिन अगर इसी के अंडरूट के अंदर मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया तो वो क्या हो गई, काल्पनिक। अब सबका शॉर्ट में विवरण देख लेते हैं कि कौन सी क्या थी। तो सबसे पहले हमने देखी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती रही थी, 1, 2, 3 ऐसे। अब प्राकृत संख्याओं में हमने क्या मिला दिया, 0, तो क्या हो गई, पूर्ण। पूर्ण संख्याओं में क्या मिला दिया, माइनस वाली संख्या, -1, फिर -2, फिर -3, ये सब सारी की सारी संख्याएं तो पूर्णांक हो गई। और परिमेय संख्याएं जिसको P/Q के रूप में हम लिख पाए, और P और Q दोनों पूर्णांक हो, और हर यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होगी, सारी की सारी प्राकृत संख्या किस कोष्टक में आ रही है, पूर्ण संख्याओं के कोष्टक में भी आ रही है।
तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 2 3 पूर्ण संख्याओं में भी आता है, 0 के बाद 1 2 3, तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या। फिर सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक भी है, क्योंकि पूर्णांकों में क्या है, 0, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये सारी जो प्राकृत संख्याएं कौन सी है, धनात्मक है, तो वो पूर्णांकों में आ रही है, इसलिए ये भी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं वो भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। फिर सारी की सारी प्राकृत संख्याएं वो क्या है, परिमेय संख्या भी है। अब इसको इस तरह देखो कि जो कोष्टक के अंदर है ना, सबसे अंदर वाली सब में आ रही है, तो सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिख सकते हो। तो इस प्राकृत संख्याओं को जैसे 1 है, इसको 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 लिख सकते हो, इसका मतलब वो परिमेय संख्या भी है। तो अब कहने का मतलब मेरे ये है कि जो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं वो क्या है, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक, और सारी परिमेय संख्याएं वो भी, सारी प्राकृत संख्याएं वो भी परिमेय संख्या। लेकिन उल्टा नहीं चलेंगे। अब मैं ये कहूं कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या, तो नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा था और 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। सारे पूर्णांक प्राकृत संख्या है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक में क्या था, माइनस वाली संख्या, और यहाँ पे है नहीं माइनस वाली, और 0 प्राकृत। और सारी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है क्या, तो वो भी नहीं। उल्टा नहीं, अगर अंदर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या चलेंगे तो सारी है, लेकिन बाहर वाली से अंदर वाली संख्या चले तो सारी नहीं। तो ये तो हो गया प्राकृत संख्या। फिर नेक्स्ट है प्राकृत संख्या, तो सारी पूर्ण है, और पूर्णांक सारे क्या है। अब पूर्ण संख्याओं को देख लेते हैं, तो हम उल्टा चलेंगे तब तो नहीं होगी। जो सारी पूर्ण संख्याएं वो तो प्राकृत संख्याएं होगी नहीं, तो नहीं होगी इसका मतलब, क्योंकि 0 है वो प्राकृत संख्या में नहीं। लेकिन पूर्ण संख्या से भी जैसे ही बाहर चलेंगे हम, पूर्ण संख्या से भी हम जैसे ही बाहर चलेंगे, ये वापस मैं बना देता हूं, कोष्ठक बना देता हूं वापस मैं इसको। अब देखो सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, क्यों है, क्योंकि पूर्णांकों में धनात्मक संख्या और 0 भी शामिल है और नेगेटिव भी है। इसी तरह सारी पूर्ण संख्या है वो क्या है, परिमेय है, क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को मैं जैसे 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1 p/q के रूप में लिख सकता हूं। तो अंदर से बाहर चल रहे हैं तो पूर्ण संख्याएं सारी पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं सारी की सारी परिमेय। लेकिन इसका भी उल्टा अब चलें, जैसे मैं बोलूं कि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। तो ये सारणी बना के थोड़ा याद करना, नहीं है, क्योंकि इस पूर्णांक में नेगेटिव है और नेगेटिव पूर्ण में आता नहीं। फिर मैं बोलूं कि सारी परिमेय संख्या पूर्ण होगी, तो नहीं, यानी बाहर से अंदर आते हैं तब नहीं होता है। फिर ये हो गया कंप्लीट। और अब देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, उन सबको भाग में 1 के रूप में लिख सकता हूं, इसलिए सारी की सारी पूर्णांक है वो क्या है, परिमेय। लेकिन उल्टा वापस अंदर आओगे ना तो सारी परिमेय पूर्णांक नहीं होती। क्यों कि मैं जैसे एक संख्या लिखता हूं यहाँ पे परिमेय संख्याओं में, भाई 3/5 लिख दिया, तो ये तो परिमेय तो है अंश बटे हर के रूप में, लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्योंकि पूरा होता है, या तो 1 या 2 पॉइंटों में पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए सारी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती। तो ये तो हो गया। अब इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न बने तो ये सारणी को याद रखना, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो सारी हैं, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे नहीं। ये कोष्टक के अंदर क्या है, देखो पूर्ण संख्याओं का जो कोष्टक है उसके अंदर प्राकृत भी है, इसका मतलब सारी प्राकृत पूर्ण है। पूर्णांक के कोष्टक में क्या है, प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों आ रही है, इसका मतलब सारी पूर्ण जो पूर्ण और प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक भी है। और परिमेय संख्याओं में ये सारी की सारी आ रही है,
परिमेय संख्या में क्या क्या आ रही है, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत उस कोष्टक में। इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी परिमेय संख्या भी है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, अपरिमेय संख्या अलग है जिसके P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो ये पूरा का पूरा कोष्टक किसका आ गया, वास्तविक। तो वास्तविक संख्याओं में क्या, अपरिमेय और परिमेय। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा का पूरा मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।